हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में स्टाफिंग चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले इसी चैप्टर का मैंने स्टार्टिंग डिस्कस की थी, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने रिक्रूटमेंट के जो दो सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स, उनमें से ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, स्टाफिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है समरी का, तो आप उसे जरूर देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को स्विच ओवर करें, तो आपको चैप्टर जो है वो एक कंटिन्यूटी में अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ ही साथ चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 7 तक के वीडियोस भी मैंने समराइज्ड फॉर्म में डिस्कस किए हैं। 1 या 2 वीडियोस में चैप्टर को कवर किया है, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए आपके बोर्ड से पहले। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और आगे भी इन्हीं चैप्टर्स के समराइज फॉर्म मैं बनाती रहूंगी, तो वो भी जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं स्टाफिंग के सेकेंड पार्ट को। जिसमें रिक्रूटमेंट हम पढ़ रहे थे। रिक्रूटमेंट में इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स दो सोर्स होते हैं, जिसमें से इंटरनल सोर्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब हो जाता है कि रिक्रूट करना, यानी लोगों को इनवाइट करना कि वो आए और जॉब के लिए अप्लाई करें, उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब हो जाता है जब ये रिक्रूटमेंट जो है, जब आप अपने यहाँ लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं और बाहर से इन्वाइट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने यहाँ के प्रेजेंट एम्प्लॉयज को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी सोर्स बाहर से है, आउटसाइड से आप लोगों को अपने यहाँ रखना चाहते हैं, तो उसे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। बात करते हैं कितने तरह के होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि किसी तरीके से डायरेक्टली लोगों को इन्वाइट करना नौकरी के लिए। जैसे आपने पोस्टर वगैरह लगा दिया अपने ऑफिस के बाहर या अपने लोकेलिटी के बाहर की लिफ्ट मैन की जरूरत है, या फिर किसी हेल्थ कीपर की जरूरत है, या कुछ इस तरीके से आपने छोटी जॉब्स के लिए, छोटी जॉब का मतलब हो गया जिनकी डेजिग्नेशन बहुत हाई नहीं होती, ऐसी जॉब के लिए, या जहां बहुत ज्यादा लिटरेट लोग नहीं चाहिए हैं, इलिटरेट भी चलेंगे, उस तरह की रिक्रूटमेंट के लिए आपने केवल एक एडवर्टाइजमेंट पेस्ट कर दिया आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड योर लोकेलिटी, तो वो चीज क्या कहलाती है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहलाती है, यानी आप उन्हें डायरेक्टली अपने यहाँ रख रहे हो। नेक्स्ट आते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है कि लास्ट टाइम जब आपने रिक्रूटमेंट निकाला था, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और उनमें से फिर बेस्ट को लिया जाता है जॉब के लिए, बाकियों को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये जो एप्लीकेशंस जो कैंसिल कर दी जाती हैं, इन्हें रख लिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम फिर से अगर हमें रिक्रूटमेंट निकालना होगा तो पहले हम ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको कॉल करेंगे, इनको अप्रोच करेंगे, इनको रिक्रूटमेंट के लिए इनवाइट करेंगे। तो ये चीज क्या कहलाती है? कैजुअल कॉलर्स। यानी कि आपके रिक्रूटमेंट में जो एप्लीकेशंस पहले से रखी हुई हैं, जो जॉब एप्लीकेशंस पहले से रखी हैं, उन लोगों को इन्वाइट करना, तो वो कैजुअल कॉलर्स कहलाता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है टीवी, रेडियो या कहीं पर भी, या किसी भी सोर्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देना अपने ऑर्गेनाइजेशन का, पूरा एक प्रोसीजर निकालना कि इतनी इतनी पद खाली हैं और ये क्वालिफिकेशन है और ऐसा ऐसा सैलरी क्राइटेरिया, ये सब कुछ पूरा रिटन फॉर्म में कहीं पब्लिसाइज करना क्या कहलाता है? एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। देन आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, जनरली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये फॉलो करती हैं इस तरीके का कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, कि किसी एजेंसी से कांटेक्ट करती हैं। वो एजेंसी क्या करती है? लोगों की एप्लीकेशंस अपने पास रखती है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो इन एजेंसीज को जाके कांटेक्ट करती हैं और इनको अप्रोच करके इनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको रिसीव करके अपने यहाँ जॉब के लिए इनवाइट करती हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। इसमें आप सिंपल समझ सकते हैं कि सपोज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस एजेंसी से, एक एजेंसी से कांटेक्ट किया फॉर वेरियस जॉब्स,
और जो जॉब कैंडिडेट्स हैं, जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब एस्पायरेंट हैं, वो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन से इस एजेंसी को सबमिट कर चुके हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट से ना कांटेक्ट करके इन एजेंसी से कांटेक्ट करती है और एप्लीकेशंस वगैरह रिसीव करके फिर इन लोगों को अपने यहाँ बुलाती है। तो ये चीज क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही होता है। नेक्स्ट आते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। जो काम मैंने अभी आपको यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बताया, यही चीज अगर प्राइवेट कंपनीज फॉलो करती हैं, यहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रख लीजिए और यही काम वो कर रही हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? प्लेसमेंट एजेंसीज कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट्स अभी पढ़ रहे हैं, अपने लास्ट ईयर में है पढ़ाई की, उनको अप्रोच करना जॉब के लिए। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाती हैं और वहां से बच्चों का इंटरव्यू वगैरह लेकर उनको अपने यहाँ जॉब दे देती हैं कि जब उनका ग्रेजुएशन खत्म हो तो वो आके हमारे यहाँ जॉब करने लग जाएं। इसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बल्क में लेबर्स की जरूरत होती है, ये लेबर्स के लिए ही होता है कि बहुत सारे मजदूर किसी काम के लिए चाहिए हैं, तो अब हम हर एक मजदूर को अपने यहाँ बुलाकर उसकी टेस्टिंग करवाना और फिर उससे काम करवाना, ये सब नहीं। क्या करते हैं? सीधे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किया जाता है। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे लेबर्स को लेकर, पूरा ग्रुप लेकर आ जाता है और आपका काम करवा देता है। तो ये चीज लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है कि उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर लेना ताकि आपके यहाँ बहुत सारे बल्क में लेबर्स आ जाएं फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ योर वर्क। नेक्स्ट आते हैं वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट वगैरह छपवाना। ये चीज वेब पब्लिशिंग कहलाती है। जैसे आपके monster.com, naukri.com, jobseekers.com, ये जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, इन पर क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशंस अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाती है और जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो इन साइट्स पर जाकर वेरियस जॉब अपने अकॉर्डिंग सर्च करके अप्रोच करते हैं। तो ये वेब पब्लिशिंग है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, वो खुद रिकमेंड कर देते हैं कुछ लोगों को अपने लेवल से कि ये पर्सन है और इतनी क्वालिफिकेशन है, आप एक बार उनका इंटरव्यू ले लीजिए। इस तरीके का क्या कहलाता है? रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉय। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर कोई पद खाली हुआ, कोई जॉब पोजीशन खाली हुई, तो उस केस में वो अपने ही सजेस्टेड पर्सन को अप्रोच करता है कि तुम आके अप्लाई करो, और तब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर करता है। तो ये चीज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जॉब ही नहीं मिल जाती है, केवल रिकमेंडेशन देता है एक एम्प्लॉय, ठीक है, राय देता है कि मेरे जानने में ये पर्सन है, ये इस जॉब के लिए फिट है, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो पर्सन आ जाता है, जॉब परमानेंटली नहीं मिल जाती। तो ये रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहलाता है। देन आते हैं, ये हो गया टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। बिल्कुल इनकी केस स्टडी बनती है, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो ध्यान से ये टॉपिक कवर करिएगा। सबके कुछ मीनिंग तो पता ही होने चाहिए आपको केस स्टडी में आंसर्स फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे। पहला है एडवांटेज। क्या क्या है? एक्सटर्नल सोर्स का मतलब हो जाता है कि बाहर से लोगों को एम्प्लॉय करना। तो इसके एडवांटेजेस, अट्रैक्ट क्वालिफाइड पर्सनल। आपके पास बहुत ज्यादा लोग सिलेक्ट करने के लिए हो जाते हैं, तो आप क्वालिफाइड लोगों को अपने यहाँ रख पाते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंटरनल सोर्स में दो चीजें होती हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ट्रांसफर प्रमोशन नहीं है। आपको क्वालिफाइड लोगों को आप सेलेक्ट कर सकते हो जॉब के लिए, और आप अपनी जॉब में मेंशन कर सकते हो कि आपको किस तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए, तो वही आपको अप्रोच करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये चीज क्या है कि क्वालिफाइड लोगों को इस तरीके की एक्सटर्नल सोर्स बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं गिव्स वाइडर चॉइस। खुद ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बहुत बड़ा वाइडर चॉइस सिलेक्शन मिलता है, यानी कई सारे लोगों में सबसे बेहतर को चुनने का एक मौका मिलता है। ट्रांसफर और प्रमोशन में ये बात नहीं थी, आपके पास कुछ ही लोग हैं जिनको आप यहां से वहां ट्रांसफर या उनका प्रमोशन कर सकते हो। लेकिन जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं,
बाहर से आउटसाइड एनवायरनमेंट से अपने यहाँ लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो उस केस में आपके पास बहुत ऑप्शन होता है कि आप सबसे बेस्ट को चुनें, तो वाइडर चॉइस। नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइड्स फ्रेश टैलेंट, जो कि वहां पे नहीं था। फ्रेश टैलेंट इंजेक्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप बाहर से लोगों को चुनते हैं तो वो नई नॉलेज के साथ नए वर्क इन्वायरमेंट में एंटर करते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग अच्छी होती है, वो अच्छे से काम करना चाहते हैं। एक तरीके की नए जो फ्रेश टैलेंट चाहिए, जो नए आइडिया सजेशंस चाहिए, वो इन एम्प्लॉयज के पास मिलते हैं। देन आते हैं इंस्टिल्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किया जाता है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनके अंदर तो खूब ज्यादा मोटिवेशन होता ही है एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। साथ ही साथ उनके आने की वजह से जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं वो उनको देखकर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि कहीं ये नए लोग टेक ओवर ना कर लें, पूरी तरीके से कंट्रोल ना कर लें उनकी रेपुटेशन को, तो उनके अंदर भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं नुकसान क्या है इसका। अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अभी हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अराइज होती है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं काम अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है तो नुकसान इसका ये होता है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हो जाता है। उसको ये लगता है कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे, इसीलिए अब हमारी जगह पे रखा जा रहा है बाकी लोगों को, या हो सकता है कि हमसे उतना काम नहीं लिया जा रहा, दूसरों को प्रायोरिटी दी जा रही, हो सकता है हमें निकाल दिया जाए। तो इस तरह की भी फीलिंग अराइज हो जाती है अगर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या बार बार इस तरीके का सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। देन आते हैं लेंदी प्रोसेस। तो बिल्कुल जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन डालते हैं, फिर लोग आते हैं, फिर रिटन टेस्ट होता है, देन इंटरव्यू होता है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है, फिर ट्रेनिंग होती है। यानी बहुत लंबा प्रोसीजर एक होता है, लेंदी प्रोसेस होता है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। इंटरनल में ये सब नहीं करना होता, क्योंकि आपका एम्प्लॉय खुद आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो जानता है आपकी एम्प्लॉय मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और आप भी उसे जानते हैं। तो ना ही आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ना ही उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों ही पार्टीज बिल्कुल न्यू होती हैं और दोनों ही एक दूसरे को जानने के लिए एक लेंदी प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉस्टली प्रोसेस भी होता है। अब जब लेंदी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, तो बिल्कुल हर एक लेवल पे काफी पैसा भी खर्च होता है, कॉस्टली प्रोसेस भी होता है। रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हैं उसमें पैसा लगता है, फिर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके इंटरव्यूअर चार्जेस लेते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग को अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को काफी महंगा भी बना देती हैं। सो ये हो गए इसके नुकसान। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि आफ्टर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। कल मैंने पढ़ाया था कल के वीडियो में। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है। तो सिलेक्शन में भी अपने कुछ प्रोसेस हैं, और अगेन प्रोसेस है तो लाइन वाइज ही याद करना होगा, आप इसे ऊपर नीचे नहीं करिएगा, क्योंकि अगर प्रोसेस पूरा लिखने के लिए आ जाए तो फिर स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए। तो पहला आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जब सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, आपने रिक्रूटमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दिया। अब आप सबको तो नौकरी में नहीं रख सकते, आपको कुछ ही लोग चुनने हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप सिलेक्शन प्रोसेस यूज करते हो। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो आप करते हैं वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब हो जाता है सबसे पहले वो एप्लीकेशंस, वो सारे अप्रोच जो है उनको बिल्कुल हटा देना जो आपकी जॉब से बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली। अब उसमें अगर अकाउंटेंट अप्लाई कर रहा है, या उसमें एक इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर रहा है, या कोई हम कहते हैं कि कोई एमबीबीएस की कैटेगरी वाला पर्सन अप्लाई कर रहा है, तो वहां वो बिल्कुल ही रिक्वायरेबल नहीं है, क्योंकि वो जॉब प्रोफाइल ही वैसी नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे हम कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की सबसे पहले उन एप्लीकेशंस को हटा देना जो बिल्कुल ही
अनरिक्वायरेबल हैं, जो बिल्कुल ही जॉब से सूट नहीं करते हैं। दूसरे आते हैं सिलेक्शन टेस्ट। जब आपने पहला काम कर लिया तो अब आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस कम हो गई। अब उन कम एप्लीकेशंस में आपने क्या किया, आपने अलग अलग टेस्ट करवाए। टेस्ट से मतलब होता है कई सारे रिटन टेस्ट होते हैं, मतलब एक नॉलेज को आंकने के लिए कि कैंडिडेट्स की कैसी नॉलेज है, वो अपने सब्जेक्ट्स को कितना अच्छे से जानते हैं, अपनी फील्ड को कितना अच्छे से जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनकी क्वेश्चनिंग कैसी है, उनका दिमाग यानी उनके कॉज इफेक्ट्स कैसे हैं, या कहा जाए कि उनके सोचने समझने की कैपेबिलिटी कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी, ये सब टेस्ट करने के लिए उन्हें रिटन टेस्ट दिया जाता है, जिसे कहा जाता है सिलेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, जब सिलेक्शन टेस्ट में पर्सन क्वालिफाई कर लेता है तो इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। जब वो सिलेक्शन टेस्ट पास कर लिया उसने तो फिर इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। HRM यानी मैनेजमेंट जो है वो इंटरव्यू जनरली लेती है कैंडिडेट्स का। उस केस में सामने फेस टू फेस बैठा के बात होती है। उस केस में एक पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, उसका हाव भाव कैसा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती हैं, तो उसे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अब देखा जाता है पर्सन का। तो जब इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया, देन आते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। जब इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो फिर चेक किया जाता है पर्सन का रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक किए जाते हैं जो उसने प्रोवाइड कराए हैं, डिग्रीज वगैरह जो उसने दी हैं वो सब देखी जाती हैं कि सही है, लीगल है, वैलिड है कि नहीं है। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि उसके वो पहले कहाँ जॉब करके आया है, यानी उसका बैकग्राउंड कैसा है प्रोफेशनल लाइफ का, कहीं कोई ऐसा तो नहीं पर्सन है जो किसी क्राइम वगैरह में था और अब हमारे यहाँ काम करने आया है। तो ये सारी यानी उसकी हिस्ट्री थोड़ा पता लगाना उस पर्सन की रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। जब यहां से भी सेटिस्फाई हो जाता है मैनेजमेंट तो उसके बाद वो सिलेक्शन डिसीजन लेता है, यानी फाइनली उस पर्सन को सेलेक्ट करता है, जिसके लिए क्या करते हैं कि HRM अपने कैंडिडेट को एक डॉक्यूमेंट देता है, यानी अप्रोच करता है कि ये हमारी टर्म्स कंडीशन है, अगर आपको सही लगता है तो उस केस में आप अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये सॉरी सिलेक्शन डिसीजन जो होता है वो फाइनली जो मैनेजमेंट है वो अपने लेवल से डिसीजन लेती है कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन को हम अपने जॉब के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कहलाता है सिलेक्शन डिसीजन। नेक्स्ट इसके बाद फिर जब HRM सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मैं यही बंदे को नौकरी के लिए चुनना है तो उसका करवाया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन कि वो फिट है या नहीं। कई केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन कंपनी खुद करवाती है जो आपको अपॉइंट कर रही है, और कई केसेस में आपसे कह दिया जाता है कि आप कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ले आइए अपनी फिटनेस का तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आते हैं जॉब ऑफर। जब मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाता है तो फाइनली जॉब ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से। एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसपे सारे टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं कि आप जो जॉब करने जा रहे हैं उसके ये टाइमिंग्स हैं, ये सारी कंडीशंस हैं, मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन मेंशन होते हैं, तो उसे कहा जाता है जॉब ऑफर। और जब आप इस पर साइन कर देते हैं, यानी कैंडिडेट फाइनली इस पर साइन कर देता है इस डॉक्यूमेंट को, तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी फाइनली दोनों ही पार्टी एग्री है। जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है नया, वो भी एग्री है आपके यहाँ जॉब करने के लिए, और फाइनली आप भी एग्री उसे अपने यहाँ जॉब में रखने के लिए। तो ये हो जाता है फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये पूरा होता है सिलेक्शन प्रोसेस। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर कहीं कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपने डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन फेस में ना हो। नेक्स्ट आते हैं जब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सिलेक्शन हो गया तो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ऑलरेडी मैंने बताया ही था, फाइनली जॉब पे रखना और इंट्रोड्यूस करवाना ऑर्गेनाइजेशन से, वो ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्रोसेस में आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब हो जाता है जब आप अपने यहाँ जो एम्प्लॉय नया रिक्रूट हुआ है या ऑलरेडी वो पुराना है, उसे आपको कोई टेक्निकल चीजें समझानी है, कोई पर्टिकुलर अपना जॉब की किस तरीके से होना है, वो पर्टिकुलर काम किस मेथड से होना है, तो आप उसे क्या देते हैं, ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या कहलाता है, डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है आप उसको मेंटली कैपेबल ज्यादा बना रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने में,
और उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी उसको कई नई चीजें सिखा रहे हैं जिससे आगे चल के केवल आपकी जॉब में नहीं, आगे भी वो कोई जॉब करे तो वहां पे भी उसको वो स्किल्स काम आए, तो वो चीज डेवलपमेंट कहलाती है। डेवलपमेंट जो होता है जनरली पर्सन खुद गेन करता है अपने एक्सपीरियंस से, सीखता है धीरे धीरे चीजों को, तो वो चीज डेवलपमेंट कहलाती है। और ट्रेनिंग क्या हो जाता है, ट्रेनिंग स्पेशली सिखाया जाता है कि हमारे यहाँ इस मेथड से काम होता है, तो आपको वो सॉफ्टवेयर सिखाया जा रहा है या आपको वो मेथड सिखाया जा रहा है, आपको वो टेक्निक सिखाई जा रही है जो हमारे यहाँ फॉलो होती है, तो वो चीज हो जाती है टेक्निकल। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो तरह की होती है, ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में आइए तो जो ट्रेनिंग है वो काम के साथ साथ ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, की साथ साथ वर्क भी हो रहा है और वर्क के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ऑफ द जॉब मेथड का मतलब हो जाता है कि पहले कुछ टाइम तक केवल ट्रेनिंग ही दी जाती है, उतने मीन टाइम आप काम नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप केवल ट्रेनिंग रिसीव करते हैं और फिर जब वो ट्रेनिंग पीरियड ओवर हो जाता है फिर आप अपनी जॉब में लौट कर काम करते हैं, तो वो कहलाता है ऑफ द जॉब मेथड। तो ऑन द जॉब मेथड में आते हैं, तो ऑन द जॉब मेथड आपके 3 होते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है वो ऑफ द जॉब है। अभी 1 बाय 1 इनको भी डिस्कस करते हैं। पहला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब हो जाता है कि एक पर्सन लगातार एज अ हेड या कह लीजिए कि आपको एज अ गाइडर आपके साथ मौजूद रहेगा और वो लगातार आपको काम सिखाता रहेगा और फिर आप उसके सामने ही काम को करोगे और अगर कोई गलती हो रही है तो वो आपको करेक्ट कर रहा है, यानी लगातार आपको, जब तक आप काम सीख नहीं लेते, एक पर्सन लगातार आपको गाइड करता ही रहेगा, तो उसे हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जनरली लेबर हो गए या कोई टेक्नीशियन हो गए, उनको उनके साथ इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है कि एक टेक्नीशियन जो है नया नया अगर आया है तो साथ में एक हेड को उसके अपॉइंट कर दिया जाता है कि तुम इसको काम सिखाओ। वो काम अच्छे से सिखाता है, आपको लगातार ऑब्जर्व करता है, कुछ गलती होती है काम में तो फिर से आपको एक्सप्लेन करता है, तो इस तरीके की एक टीचर टाइप का अलॉट कर देना, तो वो चीज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहलाती है या प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है आप पढ़ाई कर रहे हैं और उस केस में आप अपने लास्ट ईयर वगैरह में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज रिसीव करने जा रहे हैं और वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत उसमें सैलरी भी दी जाएगी। सैलरी तो नहीं कहते उसे, स्टाइपेंड कहते हैं, वो दिया जाता है। तो ये इस तरह की ट्रेनिंग इंटर्नशिप कहलाती है। जनरली आप थ्योरी नॉलेज अपनी पढ़ाई में रिसीव कर रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज रिसीव करने के लिए आपको एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में ले जाया जाता है, तो वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहलाती है। जनरली आपने ये वर्ड सुना होगा, जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनके यहाँ बहुत ज्यादा ये फॉलो होता है कि उनको एक टाइम इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी होती है, यानी कि आपने मेडिकल की पढ़ाई कर ली है, अब लास्ट ईयर आप क्या करें, आप किसी हॉस्पिटल में जाकर कुछ टाइम की इंटर्नशिप करें, तो वहां आप एक्चुअल एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का समझ पाएंगे, एक्चुअल काम को फील्ड नॉलेज समझ पाएंगे, तो उसे हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। इस दौरान जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज कह लीजिए या स्टूडेंट कह लीजिए, उन्हें थोड़ा बहुत पैसा उनके काम का मिलता है, जिसे स्टाइपेंड कहते हैं। ये स्टाइपेंड वर्ड जो है ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये सैलरी नहीं होती है। जब आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो कुछ आपको एक मनी अमाउंट मिलता है आपके काम करने का, सर्विस देने का, तो उसे स्टाइपेंड कहते हैं। देन आते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब हो जाता है कि लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना। नया नया एम्प्लॉय आया है ऑर्गेनाइजेशन में, अब उसे लोगों के बारे में नहीं मालूम, कहाँ क्या डिपार्टमेंट है, कहाँ क्या काम चल रहा है, कौन किस चीज को देखता है, कौन किसका हेड है, ये सारी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई जाती है, यानी जनरली इंट्रोडक्शन करवाया जाता है एक नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से, तो इंडक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट आते हैं ऑफ द जॉब मेथड में, एक आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब हो जाता है कि एक एम्प्लॉय को, वो नया नया जॉब में आया है या आपने कोई नई मशीन या कोई नई टेक्निक अप्लाई की है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या किया जाता है कि उस एक्चुअल मशीन जो आपने मंगाई है वो खराब ना हो जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक डमी मॉडल पे प्रैक्टिस करवाते हो अपने एम्प्लॉय को। जनरली यहाँ आपको केस स्टडी में डमी वर्ड दिखाई देगा, ठीक है, कि बहुत कॉस्टली मशीन है, मैं नहीं चाहता मेरे लेबर डायरेक्टली उसको अप्रोच करें, अभी उन्होंने सीखा नहीं है, तो ट्रायल और टेस्ट हम नहीं करवा सकते, तो उस केस में क्या करवाते हैं, एक सेम वैसी मशीन रख दी जाती है
पहले लेबर्स उस डमी मॉडल पे अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उस मॉडल पे समझते हैं अपने काम को, टेक्निक समझते हैं, और जब वहां वो फ्लुएंट हो जाते हैं, सीख लेते हैं अच्छी तरीके से उस मशीन को या उस पर्टिकुलर मेथड को या टेक्निक को, तो उन्हें एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में लाया जाता है और तब वो एक्चुअल मशीन पे काम करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में मोस्टली आता है, आपको पूरे पेपर में कहीं एक बार तो जरूर नजर आ जाएगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। जनरली डमी मॉडल पे किया जाता है। तो ये चीज क्या हो गई? ऑन दी जॉब, ऑफ दी जॉब मेथड, बस एक ही होता है यही वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ये हो गए ट्रेनिंग के मेथड। तो यहाँ पे हमारा जो स्टाफिंग चैप्टर है वो पूरा ओवर हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अच्छा, एक चीज और थोड़ा देख लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन और टू एम्प्लॉयज देख लेते हैं। ट्रेनिंग के फायदे क्या होते हैं अगर ट्रेनिंग करवाई जा रही है? तो बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। एक एम्प्लॉय जो है अगर उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो आगे उसके करियर के लिए फायदेमंद होता है, उसे आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं जिसका वो आगे फायदा उठा सकता है। बेटर अर्निंग, ट्रेनिंग वगैरह से एक अर्निंग पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी, काम करने की जो एक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है जब आप ट्रेनिंग करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बढ़ता है, तो सेटिस्फैक्शन भी रिसीव होता है और मॉरल भी एम्प्लॉय का जो है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो सीख कर आया है काम को, तो वो काम को गलत करने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन आते हैं रिड्यूस लर्निंग टाइम। एरर, ट्राई एंड एरर वाली सिचुएशन कम हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, कि पहले हम सीख रहे हैं, गलती करेंगे, फिर सीख लेंगे, ये काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग करवा दी आपने, तो वो पर्सन मोस्टली देखा जाता है कि फिर वो गलती नहीं करता क्योंकि सीख के आ रहा है। ये चीज क्या हो गए? फायदे हो गए एक एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग के फायदे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या होते हैं। पहला, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती। ठीक है, वेस्ट नहीं होती रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि पहले ही आप उसे काम सिखा चुके हो, अब उसे काम आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करना ठीक से, तो वो रिसोर्सेज को ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा। देन आते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ट्रेनिंग में उसका हाथ वगैरह इतना सद गया होगा या काम करने में वो फ्लुएंट हो गया होगा कि अब वो एक्चुअल जगह प्रोडक्शन कर रहा है तो तेजी से प्रोडक्शन कर पाएगा, आप अपना आउटपुट ज्यादा दे पाएगा। देन आते हैं इक्विप फ्यूचर मैनेजर। फ्यूचर मैनेजर आप तैयार कर सकते हो, यानी कि बहुत बढ़िया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अगर किसी एम्प्लॉय की हो रही है तो आप उसको फर्दर प्रमोट करके मैनेजर वगैरह के पोजीशन तक ला सकते हैं पर्सन को। इतना ज्यादा डेवलपमेंट और ट्रेनिंग वगैरह केपेबल कर देती है पर्सन को। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज मॉरल एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉयज जो है उनका मॉरल बढ़ता है, जिसकी वजह से वो काम में और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो एब्सेंट होना कम कर देते हैं। जनरली एक एम्प्लॉय एब्सेंट तब होता है कि उसको काम नहीं समझ में आ रहा है, या वो काम नहीं करना चाहता, या उसे काम करने में मजा नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दूर होती हैं जब पर्सन को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे दिया जाता है, तो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि एम्प्लॉय एब्सेंट नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हेल्प इन अडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट में सेटल होने में आसानी होती है ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय ट्रेनिंग कर लेता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान वो अच्छे से चीजों को समझ लेता है, तो हर चीज उसके लिए फिर नई नहीं होती, वो उसका यूज टू हो जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि एक कंफर्टेबल पोजीशन रहती है एक एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो काम भी फ्रेंडली वे में कर पाएगा। तो ये हो गए ट्रेनिंग के फायदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे फाइनली हमारा स्टाफिंग चैप्टर जो है वो ओवर हुआ। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो अगेन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभी मैं बाकी वीडियोस की भी समरी, बाकी चैप्टर्स जो हैं उनकी भी समरी बनाऊंगी, ताकि आपको आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।